नमस्कार। तो हम लोग हाजिर हैं आज अभ्यास टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 9 के साथ। ठीक है। और पता होगा आपको मेरे जिम में साइंस के क्वेश्चंस होंगे, साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री के, साइंस टेक के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, ये मैचिंग कॉलम का होगा। क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मतलब इसमें से देखना है, इधर आपको 4 ऑप्शन है और इधर उस फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है ना, क्षेत्र देखना है। ठीक है, तो देखो इसमें देखते हैं। फाल्कन जो था ना वो समुद्रगत केबल तंत्र होता है, ये सही है। ठीक है, फाल्कन देखिए क्या है। कभी आप लोग ये वीडियो जो देख रहे होंगे तो यूट्यूब पे देख रहे होंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है कहीं से ना कहीं से वो इंटरनेट जो प्रोवाइडर होगे, कंपनी कोई भी, वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे होगे। कभी सोचा कि कैसे इंटरनेट प्रोवाइड होता है, कहाँ से इंटरनेट मतलब कैसे आप तक पहुँचता है। अभी आप ना टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप पे चाहें तो तुरंत अमेरिका बैठे किसी दोस्त को कॉल कर सकते हैं। कभी सोचा है कि वो कैसे मतलब वो जाता होगा अमेरिका तुरंत सेकेंडों में। ठीक है, तो दरअसल होता क्या है कि समंदर के अंदर, समंदर में वो ऑप्टिकल फाइबर बिछा होता है, पूरा का पूरा केबल बिछा होता है। ठीक है, ठीक है ना, समुद्री केबल्स वो पूरा का पूरा बिछा होता है, ऑप्टिकल फाइबर पूरा। और मतलब होता क्या है ना कि वो ऑप्टिकल फाइबर्स के द्वारा समुद्र में जो है वो एक देश दूसरे देश से वो कनेक्टेड होते हैं। फिर जैसे इंडिया में जाओगे तो आप ना मुंबई जो है ना वो पूरा समंदर से जो केबल सब आता है वो मैक्सिमम जो अब इंडिया में जो सप्लाई होता है विद इन आवर कंट्री वो वहां से सप्लाई होता है। मतलब क्या है कि सबसे पहले तो देश से देश कनेक्ट होगा एक दूसरे से, वो समुद्र में जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा उससे। फिर देश में अलग अलग जगहों पे सप्लाई होता है। ठीक है, तो वो आप देखिएगा ऑप्टिकल फाइबर वगैरह बिछाते हैं, मतलब राज्यों को सप्लाई होता है। फिर राज्य जो है ना वो जिला और फिर ना ऐसे करके सप्लाई होता है। ठीक है, तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा होता है, जैसे चेन्नई में भी है, अंडमान में भी है, लेकिन मुंबई में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो इंडिया में ट्रैफिक होता है या सबसे ज़्यादा जो केबल बिछा हुआ है या बाहर से जो इंडिया के अलग अलग जगहों पे जा रहा है वो मुंबई से सबसे ज़्यादा जाता है। ठीक है ना, तो वो जो समुद्र में जो केबल बिछा होता है ना उसी का एक ये प्रोग्राम है फाल्कन। फाल्कन ये वही उसी से रिलेटेड है, ये समुद्रगत केबल से। ठीक है, फाल्कन के अंतर्गत ना लगभग 12,000, ये एग्जैक्टली जाएंगे तो 11,000 समथिंग किलोमीटर का होगा। ये 12,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर है। मतलब ये फाल्कन के तहत ही ना इंडिया, श्रीलंका, ओमान, मालदीव्स, ठीक है, ये सब ना आपस में कनेक्टेड है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। जियो जो है आप देखिएगा दूसरी जो कंपनियां हैं उनके रिस्पेक्ट में आपको थोड़े से सस्ते दर पे इंटरनेट प्रोवाइड कर देती है। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसका अपना ना यूरोप, एशिया, इस अफ्रीका, ये सब देशों में मतलब कनेक्ट करने के लिए इसका अपना केबल बिछा हुआ है समंदर में। ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, ये सब ना वो केबल बिछवाती हैं। ठीक है, भारत सरकार भी बिछवाती है, दूसरी भी सरकारें बिछवाती हैं ताकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ठीक है, स्पीड उनका अच्छा रहा, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये बात समझ में आया ना। फाल्कन क्या है? समुद्र केबल तंत्र है। और ये क्या है? वो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ओमान वगैरह ये सबको जोड़ने का ये है। डिस्कवरी, अंतरिक्ष शटल, ये भी सही है। ये जो डिस्कवरी है ना, देखो सबसे पहले ना डिस्कवरी था, इसके बाद जाएंगे तो इंडेवर आएगा, इंडेवर, इंडेवर आएगा। फिर जाएंगे तो एटलांटिस आएगा, एटलांटिस, एटलांटिस। ये तीनों जो है ना डिस्कवरी के बाद ना एंडेवर और एटलांटिस, डिस्कवरी अब यूज नहीं करता, ये नासा का था। ये तीनों के तीनों जो है ना वो स्पेस शटल है, अंतरिक्ष शटल है। ठीक है, अंतरिक्ष शटल क्या होते हैं? ये जैसे आप लोग ना पीएसएलवी, जीएसएलवी का नाम सुनते होंगे, वो सब लॉन्चिंग व्हीकल है। वो जाएगा फिर ना वो दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो था ना, जो स्पेस शटल होता है, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा और ये पार्शियली रीयूजेबल होता है। मतलब इसका कुछ कुछ पार्ट ना आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी जो है ना वो अंतरिक्ष शटल है। अच्छा, तो ये भी ऑप्शन सही है। अटलांटिक नहीं था, ये ऑप्शन में अटलांटिस है, सी स है, स। ये ना मैं आपको ये कर देता हूँ, ये स है, एक मिनट। ये अटलांटिस है भाई, अटलांटिस, ये अटलांटिस है, अटलांटिस। ठीक है, तो जो अटलांटिस है ना वो अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है, ये अंतरिक्ष ना सटल है, ये भी सटल है। मैंने बताया ना कि अब ना नासा डिस्कवरी का यूज नहीं करता, इसके बाद एंडेवर और एटलांटिस है। ठीक है, तो ये ये कौन नहीं है, स है, और ये गलत है। ठीक है, और ये सही सुमेलित नहीं है ना, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों ऑप्शन भी क्लियर हो गए होंगे, ए और बी। अब थोड़ा सा ऑप्शन नंबर डी पे क्लियर कर ले। अच्छा, सी भी इसी में आ गया, ये अटलांटिस जो है वो स्पेस शटल ही है। अब थोड़ा ऑप्शन नंबर डी पे बात कर लें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो है कॉस्मिक बैकग्राउंड।
कॉस्मिक बैकग्राउंड। देखो ये क्या होता है, ये नासा का ही प्रोग्राम था, लगभग ये 1989 से 1993 तक चलता रहा है, ठीक है, ये इसी के आसपास देख लीजिएगा ईयर। दरअसल होता क्या है ना, जब आप रेडियोस्कोप से जब आप ना यूनिवर्स को देखेंगे तो वहां से ग्लो करता हुआ दिखेगा, वो चमक दिखेगी एक प्रकार की, हल्की सी, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होती, हल्की सी चमक होती है। वो चमक का कारण अगर जानना चाहेंगे तो दरअसल वहां से माइक्रोवेव वगैरह निकलता रहता है, ठीक है। तो उसी को स्टडी करने के लिए ठीक ये प्रोग्राम था, कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रो मतलब ग्राउंड, ठीक है ना। वो दरअसल कॉस्मिक माइक्रोवेव जो वहां से निकल रहा है उसको ये टू स्टडी और टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मोलॉजी, उसके लिए ये प्रोग्राम था। किसका था? नासा का था। तो ये उपग्रह कार्यक्रम एक्सप्लोरर है, ये भी सही है, ठीक है। तो ए, बी और सी जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं। जो इनकरेक्टली मैच्ड है वो है आपका अटलांटिस अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 112 पे आते हैं, मतलब ये मेरा दूसरा क्वेश्चन, आपका 112 क्वेश्चन होगा। ये बेसिक सवाल है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि वो अलग अलग मंडल होता है ना, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, ऐसे करके, तो उसी से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। ये रेडियो वेव जो होता है ना, रेडियो वेव, इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। अगर आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम याद हो तो ये था हमारा विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। इसको बोलते थे विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट। इसके बाद जाते थे तो आपका इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव आता था, ठीक है। इधर जाते थे तो अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे आता था। तो ये जो रेडियो वेव है ना, रेडियो वेव, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसका रेडियो वगैरह में या कम्युनिकेशन वगैरह में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रेडियो वेव जब यहाँ से छोड़ते हैं ना तो ये आयन मंडल में जाता है, ठीक है। फिर आयन मंडल जो होता है ना, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करता है ना, इसको फिर ना फोर्स लगा के रिपेल करके फिर इसको वापस भेजता है, ठीक। तो देखो पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल करने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध बनाती है, ये सही है। क्यों? क्यों? इसलिए कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत लंबी होती है, इसका यही ऑप्शन सही है। ओजोन की उपस्थिति में, ओजोन के उपस्थिति से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा वो केवल 2 होगा, ठीक है। ये हॉट स्पॉट, ये आप लोग जानते हैं हॉट स्पॉट यूज करते होंगे। ये क्या है? एक फिजिकल लोकेशन है जहां पे ना इंटरनेट क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, थ्रू लैन करते हैं या पर्सनल कंप्यूटर वगैरह करेंगे। तो ये ना 150, ये लगभग 45 मीटर टू 45 मीटर टू 50 मीटर के बीच में करते हैं, ठीक है। ये रेंज अगर देखेंगे तो लगभग 150 फीट के करीब होता है, ये सही है, ये इसका रेंज होता है। और आपको मालूम है इसका उपयोग डेटा को साझा करने में किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, करते भी हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये हॉट स्पॉट आप जानते हैं, इसमें कुछ नहीं है। जो नहीं जानते होंगे वो आप इसका रेंज नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो ये लगभग 50 मीटर के करीब होता है, ठीक। तो बाकी आप इस जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 114, आसान सा सवाल है। क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा संयंत्र शक्ति और खाद दोनों प्रदान करते हैं? बोले तो पावर भी दे और फर्टिलाइजर भी दे, ठीक। तो देखो न्यूक्लियर रिएक्टर तो बिल्कुल नहीं करेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर से हम लोग बिजली तो उत्पादन करते हैं, लेकिन यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो हाईली हैजार्डस होता है, ठीक है, टॉक्सिक भी होगा, ठीक। यहाँ आपको मालूम होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर से जो मटेरियल सब निकलता है ना, उसको हमको ना नीचे वो पहले तो कंक्रीट का बॉक्स में उसको डालते हैं, ठीक। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसको, उसके बाद फिर उसको समंदर के नीचे या जमीन के नीचे बहुत अंदर ने उसको ना क्या बोलते हैं, दफन किया जाता है, उसको गाड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उससे ना रेडियो एक्टिव किरणें हैं ना, तो वहां से हमको निकलती रहेंगे। वो क्या निकलेंगे? रेडियो एक्टिव रेज निकलेंगी, अल्फा बीटा गामा वगैरह, जो शरीर के लिए हम खतरनाक होता है, ठीक है, और मतलब डेंजरस होता है। तो ये तो यहाँ से तो बिजली तो निकलेगी लेकिन खाद तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना, ये क्लियर खत्म। थर्मल प्लांट से भी नहीं निकलेगा। थर्मल प्लांट से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, थर्मल प्लांट में हम लोग हीट का यूज करते हैं, हीट को चेंज करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। थर्मल प्लांट में क्या करते हैं ना, कुछ भी हम फॉसिल फ्यूल का यूज करके या कोयला का, हाँ कोयला भी फॉसिल फ्यूल है, उस सब का जला के या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी करके हम लोग किसी तरीके से हीट जनरेट करते हैं। उस हीट को क्या करते हैं, यूज करते हैं पानी को बॉयल करने में। पानी को बॉयल करके फिर क्या करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, भाप। और उस स्टीम से क्या करते हैं, फिर हम लोग टरबाइन चलाते हैं। फिर उस टरबाइन को हम लोग ना जनरेटर से कनेक्ट करते हैं और वहां से बिजली का उत्पादन होता है। तो थर्मल प्लांट से भी ना, क्योंकि वैसा कोई यहाँ पे खाद वगैरह का कोई मामला नहीं है, फर्टिलाइजर वगैरह का कोई मामला नहीं है, तो यहाँ से भी कोई पावर तो आएगा लेकिन खाद नहीं आएगा। यहाँ क्या है, दोनों, तो ये नहीं होगा। अब है हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट।
ठीक है। हाँ, ये देखो हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट में क्या होगा, यहाँ से भी हमको कोई खाद नहीं निकलने वाला। हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट में हम लोग बेसिकली करते क्या है, H2O को ब्रेक करते हैं। नहीं, H2O को ब्रेक करेंगे तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, इसमें ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ और ये बैलेंस ही है ना, हाँ बैलेंस ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ वैसा आपको निकलने वाला नहीं है। लेकिन बायोगैस प्लांट आप सब जानते हैं, ये आसान सवाल है, ऐसे भी एलिमिनेट करते तो हो जाता। बायोगैस प्लांट में आपको मालूम है बिजली भी उत्पादित होती है और बाद में उसका हम लोग ना खाद में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सही है, इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 115, सैटेलाइट को भूमध्य रेखा के नजदीक से लॉन्च किया जाता है, इसका मुख्य कारण है न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए जितना सारा सैटेलाइट है ना, उसको हम लोग ना कोशिश करते हैं कि इक्वेटर के निकट से छोड़े। दो कारण है। ठीक है, एक कि इक्वेटर पे ना लगभग 1650 किलोमीटर पर आवर कर लेते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये मेरे को 1650 किलोमीटर पर आवर जो अर्थ का जो सेंटर है ना, वहां पे जितना स्पीड होगा उससे ज्यादा ना इक्वेटर पे स्पीड होता है। ठीक है, तो ये ना एक्स्ट्रा एडवांटेज उसको मिल जाता है। ठीक, दूसरा क्या होता है ना, ग्रेविटेशन कम होता है। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना, जी बराबर जो होता है वो होता था अपना GM/R²। और ये जो है ना, ये है आपका पोल और यहाँ इक्वेटर। तो इक्वेटर का जो रेडियस होता है वो 21 किलोमीटर ज्यादा है पोल से। मतलब कि यहाँ पे जो देखिएगा ना, तो R का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, तो इक्वेटर पे जो G होता है ना वो मिनिमम होता है। ठीक है, तो G जब मिनिमम होगा और इसी से किसी चीज को वो खींचेगी, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस त्वरण से खींचेगी और इसी त्वरण के कारण जो बल होगा वो G होगा। तो इक्वेटर पे G मिनिमम हो जाता है ना, तो इसलिए क्या होगा ना, एक तो मिनिमम हो गया, दूसरा ना उसको स्पीड मिल जाता है। अच्छा, ये मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे को ये याद नहीं है कि 1650 है या कितना है। ठीक है, देख लीजिएगा, बस इतना जान लीजिए कि पृथ्वी रोटेट कर रही है ना ऐसे, तो इक्वेटर पे जाएंगे ना तो एक्स्ट्रा स्पीड मिलता है, वहां पे एक्स्ट्रा स्पीड होती है। तो दो, एक तो एक्स्ट्रा स्पीड हो रहा है और दूसरा है कि ग्रेविटेशन कम रहा है, और तीसरा आपको मालूम है कि पृथ्वी रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो जो सैटेलाइट छोड़ते हैं ना वो ईस्ट के डायरेक्शन में छोड़ते हैं। देखिए ऐसे से घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है, तो इसी डायरेक्शन में छोड़ेंगे तो एक ना ये भी आपको एडवांटेज मिल जाता है। तो ये 2-3 कारण होता है जिससे ना सैटेलाइट को लॉन्च करना आसान हो जाता है, इससे फ्यूल मेरा बचता है। ठीक है, और वो फ्यूल बचेगा तो फिर हमको ज़्यादा दूर तक हम लोग ले जाएंगे, या उसको उतना हमको कम ढोना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये सब एडवांटेज होता है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 115। 116, निम्न में से किन कपड़ों में पॉलिएस्टर हो सकता है। पॉलिएस्टर जो होता है ना, देखो ये पॉलिएस्टर जो है ये तो पॉलिएस्टर है ही। पॉलीवुल जो होता है ना, ये होता है पॉलिएस्टर प्लस वूल, इसमें दोनों होता है। टेरिकॉट जो होता है ना, ये होता है टेरिलिन प्लस कॉटन, टेरिलिन कॉटन, और ये भी ना एक प्रकार का पॉलिएस्टर ही है। मतलब देखे ना, तो ये तीनों जो है ना, 1 2 3, ये तीनों के तीनों आपको पॉलिएस्टर ही है। प्राकृतिक रबर के बारे में से कौन बात असत्य है। देखिए ये सब ना एकदम से ध्यान रखिए, लोगों को असत्य नजर नहीं आता। असत्य है, यह एक इलास्टोमर है, हाँ। आइसोप्रीन का बहुलक है, हाँ। क्लोरोप्रीन का बहुलक है, नहीं। इसके वल्कनीकरण गुणों में सुधार किया जाता है, सही है। तो असत्य कथन ना, तो मेरा सी होगा। ठीक है, जो नियोप्रीन होता है ना, ये क्लोरोप्रीन या इसी को नियोप्रीन भी बोलते हैं, नियोप्रीन, नियोप्रीन। तो जो नियोप्रीन होता है ना, नियोप्रीन, ये आपका आइसोमर होता है किसका ये आइसोमर होता है आपको आर्टिफिशियल रबर का। ठीक है, नियोप्रीन। ठीक है, तो ये आइसोप्रीन नेचुरल रबर होता है। ये यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, एक चीज जो सीखना है वो वल्कनीकरण सीखना है। देखिए जो नेचुरल रबर होता है ना, वो हैबिया ब्रेसिलियंसिस नाम का एक पेड़ होता है, जिस उसके लैटेक्स से प्राप्त करते हैं। वो जो नेचुरल रबर होता है ना, बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको ना प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। प्रोसेस करने का मतलब उसको शेप कर ढालने में, ठीक है, मनचाहा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लो कि आटा है ना, आटा बहुत गीला है, तो उसकी रोटी बनाने में दिक्कत होगी ना, आप जैसे चाहे नहीं शेप में ढाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा सूखा हुआ आटा मिला देते हैं, अगर आटा गीला हो जाए तो। क्यों, थोड़ा सा कठोर हो जाए, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा तभी फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए जो नेचुरल रबर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसमें कुछ कठोरता आ जाए, कुछ रिजिडिटी आ जाए, इसलिए हम लोग ना उसमें सल्फर मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं, तो ये भी पूछ लेगा सवाल, लगभग 3 to 5% सल्फर मिलाते हैं। ठीक है, सल्फर मिलाने के बाद क्या करते हैं ना, उसको गर्म करते हैं। गर्म कितना करते हैं, तो लगभग 140 से 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब मोटा मोटी बोले तो 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसको हम लोग गर्म करते हैं। ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसको गर्म करते हैं।
ठीक, इसी को प्रक्रिया को बोलते हैं वल्केनाइजेशन। तो वल्केनाइजेशन आप लोग जानते ही हैं, बस ये देख लीजिएगा सल्फर का कितना परसेंट होता है। हाँ, वल्केनाइजेशन में ये भी पूछता है कि किसको मिलाते हैं, तो सल्फर को मिलाते हैं। ठीक है, कितना परसेंटेज होता है, 3 to 5%। कितना, उसको क्या करते हैं, सल्फर को मिला के गर्म करते हैं लगभग 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये जो सल्फर मिलाते हैं ना, वो क्रॉस लिंक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे नॉर्मल चेन था ना, तो इसके बीच में वो सल्फर का चेन बन जाएगा, ऐसे ऐसे चेन बना लेता है। तो अब ना थोड़ा सा, जैसे पहले था कि वो फ्रीली इंड था, तो वैसे ऐसे ट्विस्ट हो सकता था, लेकिन अब इसके बीच में सल्फर हो गया, सोचिए ऐसे बन गया, तो अब ना बहुत ज्यादा नहीं घुमा सकते हैं आप। ठीक है ना, सल्फर की क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, इस वजह से उसमें कुछ हार्डनेस आ जाता है। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बस यही है। निम्न में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? सर हेमेटाइट है, आपको मालूम होगा। हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट है Fe3O4 होता है। क्यूपराइट ये होता है Cu2O, और सीडेराइट ये होता है FeCO3। तो ये और ये आयरन के ओर हैं, लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ये। और किसका होगा, तो लिखा हुआ है फॉर्मूला, और ये कॉपर का ओर है, कॉपर का ओर है, कॉपर का ओर। ठीक है, जब साबुन को पानी में साबुन के पानी में लिटमस पेपर को डाला जाता है, देखिए आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए कि साबुन जो है ना, वो बेस है। ठीक है, बेस है, क्षार है। और आपको मालूम है कि क्षार में ये याद रख लीजिएगा, बेलन, बेलन याद रखिएगा। और एक चीज याद रख लीजिएगा, अनिल, ये लोग भूल जाते हैं। अनिल का मतलब है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल बदल देता है, याद रख लीजिएगा। अनिल, अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, नीले लिटमस पेपर को। ये लोगों को याद रहता है लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ऐसा जहां भी सवाल आएगा तो अनिल याद रखिएगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। और बेलन, बेलन का मतलब है बेस, बेस क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देगा। तो अब देखो, ये लिटमस पेपर है और साबुन के पानी में डाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, निम्न में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? सर हीरा कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस, इसी को 660 बोलते थे, ये सब हैं। जो नहीं है वो ये है ऑक्सो कार्बन, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे ऑक्सो कार्बन क्या होता है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है। ठीक है, इसका जैसे जाएंगे तो जैसे एग्जांपल होगा CO, CO2, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलके जो बनते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सो कार्बन। ठीक है, कौन लंबाई की सबसे छोटी इकाई है? देखो माइक्रोन बोलेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर, ये जाएंगे 10⁻⁻9 मीटर, ये जाएंगे 10⁻⁻15 मीटर, और ये जाएंगे तो 10⁻⁻10 मीटर। तो सबसे छोटी बोले तो 121 का सी। ठीक है, सबसे छोटे बोले तो 121 का सी। निम्न में से किस प्रकार के तरंग के लिए डॉपलर प्रभाव प्रभावी होता है? देखिए ये ध्वनि तरंग के साथ साथ ना विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए भी होता है, ये दोनों के लिए होता है, दोनों के लिए। ठीक है, डॉपलर प्रभाव आपको मालूम होगा। डॉपलर प्रभाव क्या होता था, जब ना दूरी बढ़ती थी तो क्या होता था ना, फ्रीक्वेंसी, वो साउंड वगैरह में पढ़ा होगा ना, जब दूरी बढ़ती है या दूरी चेंज होती है, बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी लगेगी घट रही है, और जब नज़दीक आएंगे आप, दूरी घटेगी तो लगेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। वो कभी आप ना बैठे रहेंगे और कहीं गाड़ी आपके करीब आएगी हॉर्न बजाती हुई, तो आपको ना थोड़ा लाउड सुनाई देगा, और जब दूर जाएगी ना तो थोड़ा कम सुनाई देता है। ठीक है ना, वही डॉपलर प्रभाव होता है, ये दोनों के लिए होता है। मतलब इवन की विद्युत चुंबकीय, ये तो साउंड के लिए हो गया। हम लोग ना रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट पढ़ते हैं, ये यूनिवर्स फैल रहा है, ये सब कैसे पता चलते हैं, यही से रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट से पता चलता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए करते हैं। तो डॉपलर प्रभाव दोनों के लिए यूज होता है। निम्न में कौन चुंबकीय करने की विधि है? तो देखो, टुकड़ों पे हथौड़ों से आघात करना, जब टुकड़ों चुंबक पे जब आप चोट पहुंचाएंगे या गर्म करेंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना वो खत्म होती है, वो डीमैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों तो नहीं ही है। चुंबक से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करना और दिश धारा प्रवाहित करना, आप लोगों ने नाम सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके हम लोग मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, या इतना आपको ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट पता होगा कि जब ना इलेक्ट्रिक करंट जब कहीं से प्रवाहित होती है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के भी ना आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब मैग्नेटिज्म को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आपने सोलेनॉइड वगैरह का नाम सुना होगा। तो अब ना ये तो सही है कि करंट से हमको इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन अब है कि हमको अगर मैग्नेट बनाना है तो AC करंट चाहिए कि DC चाहिए? तो याद रखिएगा DC चाहिए। क्यों?
एसी जो है ना, आप लोगों ने थोड़ा सा डोमेन वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। वो डोमेन वगैरह होता है, जब आप करंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो डोमेन ना खास डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। जब आप अल्टरनेटिंग करंट आप प्रोड्यूस करेंगे या फ्लो करवाएंगे, तो आपको मालूम है कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसकी दिशा बदलती रहती है नहीं। तो जब डोमेन ना, उस हिसाब से डोमेन भी का जो अलाइनमेंट और डी अलाइनमेंट होता रहेगा। तो एसी को प्रवाहित करने से ना आप मैग्नेटिक नहीं बना सकते, ठीक है ना। लेकिन एसी जब अगर आप स्ट्रॉन्ग एसी डीसी प्रवाहित करेंगे तो डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये सब उम्मीद करिए आपको पूछने के लिए, या कंसेप्चुअली इसे घुमा फिरा के पूछ लेगा, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन करने के लिए हमको ना स्ट्रॉन्ग डीसी चाहिए, ठीक है। इससे स्टेबिलिटी भी प्राप्त होती है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए विमीय सूत्र होता है। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि कभी भी ना विमीय सूत्र और ना यूनिट रटते नहीं है, कभी नहीं रटिएगा, रटेंगे भूल जाएंगे। हम लोग ये देखेंगे कि ये किस में आता है। तो ये आता है G m1m2/r² में, ठीक है। अब ना यहां से देखो, इसको लिख सकते हैं FR² m1m2, ये लिख लेते हैं G। अब ना इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो अब हमको क्या करना है, हमको डायमेंशन लिखना है। तो आपको मालूम है फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता था ml2 - 2, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन से निकाल लो, मास का m और LT - 2। r जो है, r मेरा डिस्टेंस है तो L² हो जाएगा, और यहाँ ये भी मास है ये भी मास है, इसका करेंगे तो m² हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m का पावर -1, ये हो जाएगा t का पावर -2, सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा L और L² करेंगे तो LQ हो जाएगा, और T का पावर -2 हो जाएगा। आप ठीक से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जल रक्त से अधिक गाढ़ा होता है, नहीं गलत है। रक्त जल से अधिक गाढ़ा होता है, सही है। उनकी तुलना नहीं की जा सकती, की जा सकती है। मतलब ये विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो संबंधित असत्य है। तो असत्य है आपका 2 एवं 3, सॉरी 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 1 एवं 3, 1 एवं 3। जल रक्त से अधिक गाढ़ा होता है, नहीं गलत है ना। तो ऑप्शन ये गलत है ना। तो 1 और 3 असत्य कथन पूछना है ना, 1 एवं 3, ठीक है। रक्त जल से अधिक गाढ़ा होता है, गाढ़ा का मतलब विस्कस, आपको मालूम है, ठीक। ये आसान है।